नमस्कार मित्रों। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के 108वें व्याख्यान में आप सभी सुधी जनों का हृदय से स्वागत है। यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हम अपनी प्रत्येक आवृत्ति में माला शब्द का उच्चारण करते रहे हैं और ये 108वां मन का है, तो माला पूर्ण हो रही है। कदाचित आगे चलती रहेगी। गंगा कावेरी व्याख्यान माला 2 साल पहले प्रेमचंद जयंती पर प्रारंभ हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक और कर्नाटक में जो हिंदी संगठन है कर्नाटक राज्य का, ये संयुक्त तत्वावधान में ये चल रही है और ये सुखद क्षण आ पहुंचा है। आज का व्याख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। मैं लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश और पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक के सम्माननीय प्राचार्यों एवं दोनों हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष हैं, मैं अभिवादन करते हुए आप सभी के प्रति बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और अभिवादन के साथ मैं लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आज के मुख्य वक्ता, जो प्रस्तावित विषय है साहित्य इतिहास में लोक भाषा और लोक साहित्य, इस विषय पर वक्तव्य देने के लिए आज हमारे मुख्य वक्ता काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में हिंदी विभाग में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। आप लंबे समय तक सिलचर में थे, असम में, और एक प्रखर आलोचक के रूप में जिनकी ख्याति है, तो मैं उनका स्वागत करता हूं और संक्षिप्त परिचय देने हेतु, स्वागत करने हेतु मैं अपने लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो परिचय देकर और स्वागत करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर जी। आज का ये व्याख्यान माला, गंगा कावेरी व्याख्यान माला का जो 108वां अंक है, ये बहुत प्रतीक्षित अंक है। जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी कोविड-19 के दौरान, तो उस समय 108 तक पहुंचने की जो जद्दोजहद थी वो बहुत दूर लग रही थी। लेकिन हमारे इन साथियों के लिए मैं एक शेर के साथ अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। हम लोग 108वें व्याख्यान को एक आश्चर्यजनक जो है रचनात्मक उपस्थित के रूप में देख रहे हैं और हमारे जो इस मंच पर उपस्थित विद्वानगण, हमारे अग्रज साथी और अनुसाथी, साथी शोधार्थी और विद्यार्थियों का जो एक समन्वय जो है मंच है, ये लगातार अग्रशील रहा है, गतिशील रहा है। आज पुरस्चरण व्याख्यान हमारा 108वां व्याख्यान है और इस क्रम में आज हमारे बीच में अपना कीमती समय देने के लिए, अपने विचारों से हमारे मंच को, इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला को समृद्ध करने के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र, जो हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्यापक हैं, यहाँ से हिंदी अध्ययन अध्यापन की शुरुआत हुई थी। आज इसे 108वें व्याख्यान माला में हम अपने उस पुण्य भूमि के इस परम प्रतापी और पराक्रमी जो है अध्येता को नमन करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। हिंदी का पुराना साहित्य, अभ्रंश साहित्य, हिंदी आलोचना आज विशेष अभिरुचि के क्षेत्र आदरणीय प्रभात कुमार मिश्र जी के हैं। साथ ही आपको साहित्य का इतिहास, दर्शन और साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित इनके कार्यों को बहुत अधिक पसंद किया गया है। प्राच्यवाद और हिंदी नवजागरण तथा हिंदी में कालिदास शीर्षक इनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इस समय प्रलेख प्रकाशन की एक महत्वाकांक्षी योजना कथा बनारस से आप जुड़े हुए हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के बहुत सारे उपक्रम होने के बावजूद वो एकल और संपादन और
बहुत सारी कमेटियां बना करके और 16 ग्रंथों में और 3 खंडों में इस तरह के बड़े सारे प्रयोग किए गए। लेकिन हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन को लेकर के जब चर्चाएं शुरू हुई, वो नलिन विलोचन शर्मा से लेकर के शिव कुमार मिश्र तक और सुमन राजे तक जो इतिहास फैला हुआ है साहित्य इतिहास दर्शन का, वहां से निकलते हुए साहित्य के इतिहास लेखन की जो समृद्धता आ रही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। साहित्य के उन मुख्य क्षेत्रों को छोड़ करके जो हमारे हाशिए के क्षेत्र थे, उन सबको इतिहास लेखन में ले लिया गया है। लोक भाषा और लोक साहित्य को लेकर के रामनिवास त्रिपाठी की जो यात्रा शुरू हुई थी, वो आज भी चलनी चाहिए और हिंदी साहित्य इतिहास को लोक भाषा और लोक साहित्य से भी जुड़ना चाहिए। आज तो एक नई चीज है कि हिस्ट्री थ्रू लिटरेचर, साहित्य का जो साहित्य जो है वो उससे इतिहास कहाँ जुड़ा हुआ है, कितना जुड़ा हुआ है, और वास्तविक इतिहास तो साहित्य के अंदर छुपा हुआ है, वही उसकी आत्मा भी है। इन सारी चीजों की चर्चाओं का दौर चल रहा है। इसमें हमारे युवा साथी अपने साहित्य इतिहास दर्शन के औजारों के साथ अगर इस क्षेत्र में आते हैं तो कुछ ना कुछ नया जो है आयाम आएगा। आज इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के 108वें व्याख्यान के अवसर पर उनका जो विषय है साहित्य इतिहास में लोक भाषा और लोक साहित्य, बहुत ही सुचिंतित और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपने इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अतिरिक्त सिलचर विश्वविद्यालय में लगभग 12 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया है। आपका हिंदी का पुराना साहित्य, भ्रंश साहित्य, हिंदी आलोचना आदि विशेष अभिरुचि के क्षेत्र रहे हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन और साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित इनका जो कार्य है बहुत अधिक पसंद किया गया है। आप यूजीसी की एक बड़ी परियोजना, शोध परियोजना आपने पूरी की है और वर्तमान में ICSSR की इम्प्रेस योजना के तहत एक परियोजना में आप संलग्न भी हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के स्वयं प्लेटफॉर्म से इन्होंने MA हिंदी का पाठ्यक्रम भी संचालित किया है। आपको मॉस्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में पूर्व जम्भेश्वर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। पुरस्कारों और सम्मानों की जो श्रेणी है वो लगातार बढ़ती जाएगी और आदरणीय मिश्र जी का जो रचनात्मक लेखन है, जो आलोचनात्मक कार्य है, साहित्य इतिहास दर्शन पर जो उनकी पहुंच है, वो यथाशीघ्र हम लोगों के बीच में आती रहेगी। आज का अवसर है कि हम उनसे समझ सकें कि जो है साहित्य इतिहास लेखन में लोक भाषा और लोक साहित्य के क्या आयाम हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के मंच पे डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र का हार्दिक स्वागत करता हूं और कार्यक्रम के आगे संचालन के लिए आदरणीय जो है जयशंकर जी से आग्रह करता हूं तो कार्यक्रम का संचालन। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्र। धन्यवाद गुरुवर। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय प्रभात कुमार मिश्र जी का परिचय देने के लिए मेरा ख्याल है कि कई महीने से मैं अनुरोध कर रहा था मिश्र जी के इधर व्यस्तताओं में, आज ये समय मिला और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज वक्तव्य होने जा रहा है, साहित्य इतिहास में लोक भाषा और लोक साहित्य। तो अब मैं सीधे आपको सादर आमंत्रित करता हूं आज के प्रस्तावित विषय पर वक्तव्य देने हेतु। आदरणीय मिश्र जी, आपका स्वागत है। जी, मेरी आवाज स्पष्ट है आप सबको? जी जी, सुनाई पड़ रही है। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ गंगा कावेरी व्याख्यान माला के समूचे आयोजन मंडल के प्रति कि उन्होंने लगातार मेरा पीछा किया। कई महीनों से मेरी इच्छा थी कि समय निकाल सकूं, लेकिन कुछ न कुछ व्यवधान आता गया। अंततः आयोजकों को सफलता मिली और उन व्यस्तताओं के बीच भी यह समय मैं निकाल सका। मैं समझता हूँ आयोजकों का स्नेह, इसके पीछे उनके स्नेह की शक्ति ही काम कर रही होगी। तो मैं समूचे आयोजक मंडल, आदरणीय रविंद्र कुमार जी, प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, जिनसे लगातार मेरा संपर्क होता रहा इस आयोजन के निमित्त, प्रोफेसर जयशंकर तिवारी जी, और सुदूर दक्षिण भारत से इस समूचे आयोजन से जुड़े हुए डॉक्टर पुरुषोत्तम जी और डॉक्टर मंजुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे यह अवसर उन्होंने दिया आज इस माध्यम से आप सबके बीच उपस्थित होने का। सचमुच मेरे लिए यह सौभाग्य का विषय है
और एक तरह से गौरवपूर्ण भी। इस व्याख्यान माला का यह 108वां व्याख्यान है। संख्या की दृष्टि से भी इसका महत्व है, लेकिन जैसा कि अभी शैलेंद्र नाथ जी कह रहे थे कि यह एक तरह से इनकी इस बार की योजना की एक तरह से फलश्रुति है। पर मैं इस शुभकामना के साथ आप सबको यह बताना चाहूंगा कि यह व्याख्यान माला इतनी प्रतिष्ठित है, लगातार इसने अपने व्याख्यानों के स्तर से, विषयों की विविधता से और विषय विशेषज्ञों की तैयारी से अपनी एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा अर्जित की है। तो मेरी इच्छा है व्यक्तिगत भी, और जितने विद्यार्थी शोधार्थी इस व्याख्यान माला से लगातार जुड़ते रहे हैं, मैं समझता हूं उनकी भी यह स्वाभाविक आकांक्षा होगी कि इसको आगे निरंतरता प्रदान की जाए। एक शेर सुनाया था शैलेंद्र जी ने, इस प्रसंग में मैं भी वहीं से शुरुआत करूंगा। मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफर है, जो मंजिल पे पहुंचे तो मंजिल बढ़ा दे। तो जिंदगी में जैसे कोई एक आखिरी मंजिल नहीं होती, हम और आप जहां पहुंचते हैं तो सामने एक दूसरी मंजिल दिखाई पड़ती है। तो आज के इस 108वें व्याख्यान को भी मैं इसी क्रम में ले रहा हूं, और यह मानकर कि यह श्रृंखला चलती रहेगी। इस श्रृंखला के महत्वपूर्ण व्याख्यानों से हम सबको जुड़ने का अवसर मिलता रहेगा। मैंने जयशंकर जी को आज के व्याख्यान के लिए इस विषय का प्रस्ताव किया था, साहित्य इतिहास में लोक भाषा और लोक साहित्य। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, और स्वीकार ही नहीं किया बल्कि अभी बहुत अच्छी पृष्ठभूमि के साथ आदरणीय शैलेंद्र नाथ जी ने उसे उपस्थित भी किया है। साहित्य के इतिहास और विशेषतः हिंदी साहित्य के इतिहास की कुछ जटिल समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से अभी भी हम और आप, अध्यापक और छात्र, हिंदी साहित्य पर विचार करने वाले आलोचक, उसका उत्तर ढूंढने की प्रक्रिया में तो निकलते हैं, लेकिन वह प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाता है। नामकरण और काल विभाजन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, हिंदी साहित्य के आरंभ और अपभ्रंश, भाषा और साहित्य से उसके संबंध से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। जो आदिकाल का फुटकल खाता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तावित किया था, उसकी अपनी समस्या है। भक्ति काल के आरंभ और अवसान की व्याख्याओं से संबंधित समस्याएं हैं। भक्ति काल का अंत क्यों हुआ, और उस अंत से ही चाहे जिस रूप में भी हम रीतिकाल की कविता को लें, उसका आरंभ जुड़ा हुआ है। तो यह परिघटना किन कारणों से घटित हुई थी, उसकी व्याख्या एक अलग समस्या के रूप में है। हिंदी और उर्दू भाषा का साहित्य एक होना चाहिए, या उन साहित्य के इतिहासों को अलग अलग लिखा जाना चाहिए, यह भी एक जटिल समस्या के रूप में मौजूद है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन एक ऐसी समस्या है कि जिसके निराकरण का कोई समुचित मार्ग नहीं दिख रहा कि वह कैसे संभव होगा। कितनी तरह की दिशाएं फूटी हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का इतना विस्तार हुआ है कि उन सब को साहित्य के इतिहास शीर्षक किसी एक ग्रंथ में शामिल कर पाना अब संभव प्रतीत नहीं होता। तो वह कौन सी प्रविधि होगी जिसमें हम स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य के इतिहास को समेट सकें। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं रही हैं
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के सम्मुख जिन समस्याओं की तरफ निरंतर साहित्य इतिहास लेखकों ने हमारा ध्यान खींचा है, और यह निरंतर विमर्श के केंद्र में ये सारी समस्याएं रही है। साहित्य इतिहास लेखन, और फिर मैं कहूंगा विशेषतः हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के सम्मुख लोक भाषाओं और उन लोक भाषाओं के लोक साहित्य की समस्या भी एक जटिल समस्या बनी हुई है। वह कौन सा साहित्य का इतिहास होगा जिनमें हम लोक भाषाओं का अस्तित्व पाएंगे? वह कौन सा साहित्य का इतिहास होगा जिसमें सारे लोक साहित्य की चर्चा हम कर सकें? यह आसान नहीं है, यह संभव भी नहीं हुआ है। किंतु यह मानी हुई बात है कि लोक भाषाओं और लोक साहित्य से ही हमारी शिष्ट भाषा और शिष्ट साहित्य को नई संजीवनी मिलती है, नया जीवन मिलता है। तो जिस साहित्य को हम इतिहास में शामिल करते हैं वह साहित्य लोक साहित्य से अलग नहीं, उसका बहुत गहरा जुड़ाव है। जिस भाषा का इतिहास, जिस भाषा में लिखे गए साहित्य को हम इतिहास में शामिल करते रहे हैं, उस भाषा का संपर्क लोक भाषाओं से बड़ा गहरा रहा है। तो एक तरफ तो साहित्य का इतिहास हम लिखें, उसमें किसी एक भाषा के साहित्य को शामिल करें, उस भाषा के भी केवल शिष्ट साहित्य को शामिल करें, पर उस भाषा की पृष्ठभूमि में जो लोक भाषाएं हैं, उस साहित्य के पृष्ठाधार के रूप में जो लोक साहित्य है, उनको हम न तो छोड़ सकते हैं, रूप में शामिल कर सकना ही संभव हो पा रहा है। यही कारण है कि साहित्य के इतिहास में लोक भाषाओं और लोक साहित्य का प्रश्न अनुत्तरित है। यह एक जटिल समस्या के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। इस समस्या के बने रहने का एक और बड़ा कारण यह है कि देखिए, भाषा, उस भाषा में लिखे गए साहित्य और उस साहित्य का जो समाज है, भाषा का प्रयोग समाज में रहने वाले लोग करते हैं। तो इस तरह से भाषा, साहित्य और समाज का आपसी संबंध, यह और समाज के अस्तित्व के लिए, समाज के होने के लिए जो अलग अलग व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों का परस्पर संबंध जरूरी होता है। बल्कि उस परस्परता के संबंध को ही समाज हम कहते हैं। व्यक्तियों के परस्पर संबंध का होना समाज के होने के लिए अनिवार्य है। तो व्यक्तियों का परस्पर संपर्क कैसे होगा? उस संपर्क का प्राथमिक माध्यम है भाषा। तो इस तरह से भाषा का होना समाज के लिए जरूरी है। किंतु यह ध्यान रखना होगा कि भाषा का होना समाज के होने के लिए जितना जरूरी है, जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है भाषा के लिए समाज का होना। ठीक इसी तरह से साहित्य का अस्तित्व निर्भर करता है भाषा पर। कोई भी साहित्य भाषा का ही आधार लेकर रची जाएगी, और भाषा का अस्तित्व और भाषा का स्थायित्व, ये दोनों निर्भर करते हैं उस भाषा में लिखे गए साहित्य पर। साहित्य का आधार भाषा है, तो दूसरी तरफ भाषा के अस्तित्व के लिए भी साहित्य जरूरी है। साहित्य के अभाव में ऐसा देखा गया है कई बार
कि भाषा की व्यापकता भी कम होती है और उस भाषा की स्वीकार्यता भी धीरे धीरे घटने लगती है। जिस भाषा का साहित्य समृद्ध नहीं होता, उस भाषा की स्वीकार्यता समय के साथ कम होने लगती है। ठीक इसी तरह से जिस तरह से भाषा और साहित्य का संबंध है, उसी तरह से भाषा के इतिहास और साहित्य के इतिहास के बीच भी एक अनिवार्य संबंध होता है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि साहित्य के इतिहास में ही भाषा का इतिहास भी निहित होता है, छुपा होता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। वह इतिहास आज भी हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए एक अनिवार्य संदर्भ बना हुआ है। तो उसका कारण यह है कि उस इतिहास में हमें केवल हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं मिलता, हिंदी भाषा का भी इतिहास मिलता है। और वह भाषा जिस समाज क्षेत्र में प्रयुक्त हो रही है, उस समाज का भी इतिहास हम प्रकारांतर से रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में पाते हैं। इन सब का निष्कर्ष यह है कि भाषा, साहित्य और समाज का आपसी संबंध बहुत गहरा होता है। मैंने पहले ही कहा कि समाज के अस्तित्व के लिए व्यक्तियों का संबंध जरूरी है और व्यक्तियों के संबंध का माध्यम बनती है भाषा। अब यदि हम इसी चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाएं तो समस्या उत्पन्न होती है साहित्य के इतिहास में लोक भाषाओं को शामिल करने की, क्योंकि कुमुद पांडे जी अपना माइक्रोफोन बंद रखिए। साहित्य का इतिहास, समाज के इतिहास, राजनीतिक इतिहास या अर्थशास्त्र के इतिहासों की तरह नहीं। कारण यह है कि बाकी जो इतिहास हैं, जो साहित्य के इतिहास नहीं हैं, उनका द्वंद्व, उनकी चिंता साहित्य के इतिहास के द्वंद्व से भिन्न होती है। साहित्य के इतिहास का मुख्य द्वंद्व ही लोक और शास्त्र का द्वंद्व है, जबकि राजनीति के इतिहास का, समाज के इतिहास का द्वंद्व सामाजिक आर्थिक आधार पर होता है। वहां लोक और शास्त्र का द्वंद्व ठीक उसी तरह से केंद्र में नहीं होता जिस तरह से साहित्य के इतिहास में होता है। इसलिए साहित्य और साहित्य की संस्कृति, साहित्य के इतिहास के भीतर इस द्वंद्व की पहचान बहुत जरूरी है जो लोक और शास्त्र के बीच है। आप सब लोगों को ध्यान होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी बार बार यह संदर्भ उपस्थित करते हैं कि जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा तो वह इतिहास केवल संयोग से मिली हुई पुस्तकों का इतिहास नहीं होगा, केवल सौभाग्य से मिली हुई पुस्तकों का इतिहास नहीं होगा। संयोग और सौभाग्य से मिली हुई पुस्तकों से उनका अभिप्राय वह है कि जिन पुस्तकों को संरक्षित होने का अवसर मिला, प्रकाशित होने का अवसर मिला, जो बाद के साहित्य इतिहास लेखकों को सुलभ हो सके। तो साहित्य का इतिहास केवल वह नहीं होगा जो सुलभ होने वाले ग्रंथों को ही शामिल करके आगे बढ़ता है। वह एक बड़ा हिस्सा जो लोक साहित्य है, जब तक हम साहित्य के इतिहास लेखन में उस लोक साहित्य पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हमारे साहित्य इतिहास लेखन की दृष्टि
समुचित नहीं होगी। इसलिए द्विवेदी जी बार बार कहते थे कि हिंदी साहित्य का इतिहास केवल संयोग और सौभाग्यवश प्राप्त हुई पुस्तकों के आधार पर ही नहीं लिखा जा सकता। उसके लिए संयोग से मिली हुई पुस्तकें ही पर्याप्त नहीं है। उनका कहना यह है कि ऐसी पुस्तकें छोड़ दीजिए, क्योंकि वह कोई जरूरी नहीं कि पुस्तक रूप में ही हो। वांग्मय का वह सारा हिस्सा जिनके भाग्य में लिपिबद्ध होना भी नहीं है, जो मौखिक ही रही है, और यदि सुविधा मिली, उनको लिपिबद्ध किया भी गया, तो वह प्राप्त न हो सकी है उस बृहद साहित्यिक परिप्रेक्ष्य को भी, यानी लोक भाषाओं में रचे गए साहित्य को भी हमें साहित्य के इतिहास लेखन के क्रम में महत्व देना होगा। इसलिए मैं फिर उन्हीं की बात दोहराऊंगा कि उनका कहना था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य का इतिहास केवल पुस्तकों, केवल उनके लेखकों और कवियों के उद्भव और विकास का लेखा जोखा नहीं है। किसी भी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में यह बात सही है कि वह पुस्तकों की जानकारियों की खाता बही मात्र नहीं। पुस्तकों तक लेखक साहित्य इतिहासकार पहुंचता है तो सीधे नहीं पहुंचता, वह पुस्तकों के अंबार में से तथ्यों को, अपने काम की पुस्तकों को चुनता है और फिर उन चुने गए साहित्य राश में से उनको एक तरतीब देता है, उनको एक क्रम देता है, उनकी एक व्याख्या करता है। तो पुस्तकों के भंडार में से अपने काम की पुस्तकें चुनना और फिर उन चुनी गई पुस्तकों के आधार पर इतिहास की धारा की व्याख्या करना, ये दो बुनियादी काम है साहित्य इतिहासकार के, साहित्य के इतिहास लेखन के। पुस्तकों का चुनना वह साहित्य के इतिहास की प्रविधि का काम है, मेथड का काम है कि हम किस प्रविधि से पुस्तकों तक पहुंच रहे हैं, और फिर उन पुस्तकों की व्याख्या, वह दृष्टिकोण, वह विचारधारा का काम। इसलिए प्रविधि और दृष्टिकोण की सफाई के बिना साहित्य का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। वह इतिहास अधूरा ही रहेगा जिसमें दृष्टिकोण की स्पष्टता नहीं है, जिसमें अपनाई जाने वाली प्रविधि की स्पष्टता नहीं है। मित्रों, इस प्रसंग में जब हम भाषा और लोक भाषा के द्वंद्व पर विचार करते हैं, मैं पहले भाषा पर अपनी बात कह लूं, फिर लोक साहित्य के प्रसंग में भी जो कुछ मुझे कहना है उस पर आऊंगा। तो भारत की स्थिति विशिष्ट है। हम सब जानते हैं कि भारत एक बहुभाषिक देश है। बहुभाषिकता जो भारत में है वह प्रादेशिक स्तर पर अलग अलग प्रादेशिक भाषाओं के रूप में प्रकट होती है, और एक प्रदेश के भीतर भी विभिन्न जो बोलियां हैं उन बोलियों के रूप में, उपभाषाओं के रूप में, या कह लीजिए कि लोक भाषाओं के रूप में। इसलिए किसी भी भाषा का उसकी लोक भाषा और लोक साहित्य से संबंध कायम रहना उसके जीवंत बने रहने के लिए आवश्यक है। अपनी लोक भाषा से संपर्क टूट जाने पर कवियों को वही चिंता होती है
जिस चिंता का अनुभव या जिस चिंता की अभिव्यक्ति कभी कबीर ने की थी, संस्कृत है कूपजल, भाषा बहता नीर। यह कहने की यह आवश्यकता कबीर को इसलिए पड़ी थी कि जिस शिष्ट भाषा को छोड़कर कबीर भाखा काव्य का प्रस्ताव कर रहे हैं, उस शिष्ट भाषा का अपने समय के जनजीवन की सामान्य भाषा से संपर्क टूट चुका था। इसका अभिप्राय यह हुआ कि भाषा का संबंध लोक भाषाओं से जुड़ा होता है। यही कारण है कि भाषा जब जब कमजोर पड़ती है, जब जब उसे प्राण देने की जरूरत पड़ती है, तब तब उस भाषा को लोक भाषा की ओर देखना पड़ता है। हिंदी कविता के 1000 वर्षों के इतिहास में हम ऐसे प्रसंगों को समझ पाए हैं कि भाषा की ताजगी लोक भाषाओं से पाई गई। अज्ञेय जैसे कवि भी असाध्य वीणा जैसी शास्त्रीय कविता में लोक भाषाओं की तरफ जाते हैं। आ गए प्रियंवद, राजा ने आसन दिया, कहा कृत कृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप। यह पधारे शब्द यह हमारे लोक जीवन का शब्द है। और भरोसा है अब मुझको, साध आज जीवन की मेरे पूरी होगी। विश्वास की तुलना में यह भरोसा शब्द, इच्छा आकांक्षा की तुलना में लोक जीवन में कहीं गहरे अर्थ रखने वाला यह साध शब्द, ये सारे शब्द क्यों आ रहे हैं अज्ञेय जैसे श्रेष्ठ कवि की उस उच्च स्तरीय शास्त्रीय ध्वनि वाली कविता में? तो भाषा और लोक भाषा का यह संबंध साहित्य इतिहास लेखन में ओझल नहीं होना चाहिए। किंतु समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है उस जगह कि तो मूल प्रकृति है भाषा की, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, विस्तृत होता है, और लोक भाषा का सीमित होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि भाषा का व्यवहार, भाषा का प्रयोग अपेक्षाकृत बहुत अधिक दूर तक होता है, और लोक भाषाओं का प्रसार क्षेत्र बहुत कम होता है, सीमित होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी एक भाषा का प्रसार क्षेत्र यदि बहुत बड़ा है और लोक भाषा का प्रसार क्षेत्र छोटा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक भाषा के प्रयोग क्षेत्र के भीतर ही कई लोक भाषाएं हैं। अब समस्या यही आती है, और इस समस्या पर बहुत सुचिंतित दृष्टि से रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक भाषा और समाज में विचार किया है। उन्होंने 2 प्रसंग उठाए हैं। एक में तो बहुत व्यंग्यात्मक होते हुए कहते हैं कि हिंदी ने 4-5 जबानों की साहित्य संपदा हथिया ली, साहब यह काम बहुत बेजा किया। अब आगे क्या कहते हैं? शायद रामचरितमानस, सूरसागर, मीरा, कबीर और विद्यापति के पदों का हिंदी में अनुवाद किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन आगे उन्होंने कहा कि 1850 से बहुत पहले सूर, मीरा, तुलसी आदि की रचनाएं ब्रज, अवध, मिथिला आदि जनपदों में लोकप्रिय हो गई थी। अवधी की रचनाएं अवध तक और ब्रज की रचनाएं केवल ब्रज तक ही सीमित हो, ऐसी बात नहीं। इसका कारण वह बताते हैं
रामविलास शर्मा कि ऐसा हुआ क्यों। तो कहा उन्होंने कि ये जो अलग अलग जनपद हैं, इन जनपदों की बोलियों का जो शब्द भंडार है वह अधिकांश हिस्सा उसका एक जैसा है। अलग अलग बोलियों का शब्द भंडार वह समान है। व्याकरण का भेद वह दूसरे नंबर पर आता है। भेद भी है और व्याकरण की समानता भी है। इस आधार पर रामविलास शर्मा ने यह कहा कि जो उन्होंने जाति की अवधारणा रखी उसमें उन्होंने कहा कि अलग अलग इन जो लघु जातियां हैं जो अलग अलग लोक भाषाओं का प्रयोग करती हैं, वे ही सब मिलकर के तो एक महाजाति का निर्माण करती हैं। जैसे जैसे पूंजीवादी व्यवस्था सुदृढ़ होती है वैसे वैसे एक जगह के लोगों का दूसरे जगह के लोगों से संपर्क बढ़ता है और ये अलग अलग लोक भाषाएं मिलकर एक बड़ी जातीय भाषाओं का निर्माण करती है। तो उन्होंने यह जो कहा कि जो जातीय निर्माण की अवधारणा है उसमें हिंदी क्षेत्र की अलग अलग बोलियां वह हिंदी से अलग नहीं है, क्योंकि हिंदी उस महाजाति का पर्याय है और अलग अलग बोलियां लघु जाति का पर्याय है। वे सब लघु जातियां मिलकर ही इस महाजाति का निर्माण करती है। तो उन्होंने खंडन किया कि ये सारी भाषाएं अलग अलग नहीं हैं, इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसी कोई चिंता नहीं है कि इन सब भाषाओं का इतिहास अलग अलग होना चाहिए या हिंदी साहित्य के इतिहास से विद्यापति को निकाल देना चाहिए या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास केवल वह इतिहास होना चाहिए जैसा कि कुछ लोगों ने प्रस्तावित किया था कि उसका आरंभ ही 1850 से माना जाना चाहिए। तो इन तमाम तर्कों का खंडन रामविलास शर्मा ने शब्द भंडार और अधिकांश हिस्से तक व्याकरण की समानता को ध्यान में रखते हुए उन लघु जातियों के महाजाति निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत रखकर उसकी व्याख्या की थी। किंतु भाषा से भी बड़ा जटिल प्रश्न साहित्य के इतिहास के प्रसंग में साहित्य का है, लोक साहित्य का है। यह शब्द ही बहुत भ्रामक है। जिसको हम लोक साहित्य कहते हैं या लोक भाषा कहते हैं, लोक वार्ता कहते हैं, उसको लोक कहने का चलन जिस स्रोत से होता है वह स्रोत बहुत साफ नहीं है, बहुत सुलझी हुई दृष्टि वहां नहीं है। यदि आप उसकी खोजबीन में जाएं तो बहुत पुरानी बात नहीं है कि एक नए तरह के इतिहास के अनुशासन का विकास होता है जिसको आज हम सब लोग नृतत्व शास्त्र कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। नस्लों का अध्ययन और उन नस्लीय विभेद के आधार पर एक अलग अलग क्षेत्र विशेष की प्रजाति, उस क्षेत्र विशेष की जातीय विशेषताओं के अध्ययन का एक अलग अनुशासन विकसित होता है। यह लोक शब्द भी असल में उसी नृतत्व शास्त्र की देन है। आरंभ में जिसको हम लोक संगीत, लोक साहित्य, लोक वार्ता आदि कहते हैं, इसके लिए नृतत्व शास्त्र ने एक बड़ा मोटा शब्द दिया जिसको फोकलोर कहा गया और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का वह हिस्सा बना। लेकिन मैं जिस बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि जब विज्ञान का अतिवाद हुआ, वैज्ञानिक कार्य कारण को ही चीजों के समझने समझाने का एक आखिरी ढंग माना गया, तो ऐसी सारी चीजें जिनको हम फोक शब्द के अंतर्गत रखा करते थे
उनके बारे में यह धारणा बनी कि ये सब साइंटिफिक नहीं है, ये सब अवैज्ञानिक है। अब कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन इस समझ ने धीरे धीरे यह काम किया कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारणों से उसमें उस धारणा में थोड़ा बल भी मिलता गया कि जो कुछ भी आधुनिक नहीं है, सभ्य नहीं है, प्रगतिशील नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, परिष्कृत नहीं है, वे सब फोक हैं, लोक हैं। यानी अर्थ क्या हुआ कि वह सब जो आदिम है, बर्बर है, असभ्य है, अविकसित है, अवैज्ञानिक है, अलिखित, मौखिक है, वे सब फोक हैं। यानी शिष्ट और लोक, इन दोनों के बीच खाई उत्पन्न की गई कि तुम अवैज्ञानिक हो। असल तर्क वैज्ञानिकता का है। उसने फोक को साइंटिफिक नहीं माना और धीरे धीरे उसके साथ ये सारी धारणाएं जुड़ती चली गई। लेकिन जिस पश्चिमी दुनिया में ये सारी धारणाएं विकसित हुई हैं, भारत की स्थिति उनसे अलग है। ठीक वैसी ही स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। भारत में शिष्ट संस्कृति का परिचायक ऋग्वेद है, तो लोक संस्कृति को सामने रखने वाला अथर्ववेद भी। अथर्ववेद के विचारों का जो धरातल है वह सामान्य जीवन है, ऋग्वेद का धरातल विशिष्ट व्यक्तियों का जीवन है। हमारे यहाँ लोक की जो परिभाषा की गई है उसमें उनको अविकसित, असभ्य, बर्बर आदि नहीं कहा गया। प्रत्यक्षदर्शी लोकानाम सर्वदर्शी भवेन्नरः क्या कहा गया। और इसी आधार पर लोक की एक बड़ी सुचिंतित स्पष्ट परिभाषा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की। उन्होंने कहा कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम में नहीं है, बल्कि नगरों और गांवों में फैली हुई वह समूची जनता है जिनके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं, किताबें पढ़कर जो ज्ञानी नहीं हुए। इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञान वहां नहीं है, लेकिन उनके ज्ञान का आधार कुछ और है, शास्त्र नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो नगर में रहने वाले, परिष्कृत समझे जाने वाले और व्यवहार कुशल समझे जाने वाले लोग हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि ग्राम्य शब्द का अर्थ अकृत्रिम हो सकता है, सरल हो सकता है, अपरिष्कृत और असंस्कृत नहीं हो सकता। इसलिए लोक हमारे यहाँ कभी भी असंस्कृत, अविकसित, बर्बर, आदिम नहीं रहा है। आप देखिए, जिस रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में की और तमाम शास्त्रों को सामने रखकर उसके सारे कांडों में उनको शामिल किया, एक प्रसंग है। ऐसे तो पूरे रामचरितमानस में लोक और शास्त्र साथ साथ बढ़ते हैं। जब राम वन में गए हैं, जा रहे हैं, चित्रकूट में डेरा डाला है उन्होंने, तो भरत वशिष्ठ मुनि से आग्रह करते हैं कि उनके पास जाइए, उनको मना करके वापस ले आइए, आप गुरु हैं, आपकी बात नहीं टालेंगे। पहुंचते हैं वशिष्ठ मुनि, सारी बातें होती हैं, बैठते हैं, कहते क्या है, एक गुरु राम से उस समय कह क्या रहा है, भरत विनय सादर सुनिय करिय विचारु बहोरी करब साधु मत
लोक मत नृपनय निगम निचोरी। हे राम, आप तो सब जानते हैं, मैं भरत के इस आग्रह को लेकर आपके सम्मुख आया हूं, लेकिन आप वही करिएगा जो साधु मत कहता हो, साधु सम्मत हो, शास्त्र कहता हो, लेकिन केवल शास्त्र ही जिसकी गवाही न देते हो, लोक मत भी जिसकी ओर हो। करब साधु मत लोक मत नृप नय, राजाओं की रीति नीति क्या कहती हो, और निगम निचोर, इनमें शास्त्रों की तुलना में कहीं भी लोक को हेय नहीं माना गया, कहीं नहीं माना गया। आप बार बार पढ़ेंगे रामचरितमानस, और मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं, पूरी भारतीय संस्कृति में यह शामिल है कि जो साधु मत है वह लोक मत से पूरा होता है, जो लोक मत है वह पूरक है, वह कमतर नहीं। इसलिए शास्त्र का आधार हमारे यहाँ लोक को माना गया, और शास्त्र लोक से जब जब दूर होता गया तब तब उसका दायरा, उसका प्रभाव उतना ही संकुचित होता गया है, वह उतना ही सिमटता गया है, और शास्त्र वहां तक जीवंत बना रहा है जब तक वह लोक के स्पंदन से जुड़ा रहा है। इसलिए यह जो शास्त्रीय और लोक का एक बनावटी विभाजन किया गया है, वह इस समझ पर टिका है, इस प्रस्थान पर टिका है कि जो कुछ शास्त्रीय नहीं है वह लोक है, जैसे जो कुछ साइंटिफिक नहीं है वह सब फोक है। तो इसका आधार वह बहुत कमजोर आधार है कि जो कुछ भी शास्त्रीय नहीं है वह लोक है। फिर वही धारणा इसमें निहित है कि लोक शास्त्रीय या शिष्ट नहीं है, किंतु भारतीय संस्कृति की जड़ें उस लोक में बहुत गहरी धसी हुई, और इस लोक संस्कृति को जिन लोगों ने भी अर्जित किया है और उसको एक तार्किक क्रम दिया है, उनका शिष्ट साहित्य भी उतना ही मूल्यवान होकर सामने आया है। मैं फिर बार बार अनुरोध करूंगा अपने विशेषकर छात्रों और शोध कर रहे श्रोताओं से कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को इस प्रसंग में आप बार बार पढ़िए, विशेषतः अशोक के फूल नामक संग्रह में सम्मिलित निबंधों को। उनके अनुसार जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें लोक और शास्त्र का भेद तो मिलता है, लेकिन कहीं भी यह समझ नहीं है कि लोक की संस्कृति कोई अलग संस्कृति है और लोक का साहित्य कोई अलग साहित्य है। ऐसा कहीं भी इंगित नहीं होता। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष यह निकला कि जो भारतीय साहित्य है उसमें लोक के दबाव में शास्त्र ने बहुधा अपने को लचीला बनाया है, लोक की बहुत सारी विशेषताओं को अंतर्भुक्त किया है, और दूसरी तरफ इसकी उल्टी प्रक्रिया भी हुई। जो शास्त्र वंचित लोक है, जो व्यापक समुदाय है, उसने भी अपने अनुभव संचित विचारों को सुसंगत और समृद्ध बनाने के लिए यथावसर शास्त्रों का सहारा लिया है, और उस क्रम में लोक साहित्य विकसित होते गए। लोक साहित्य को साहित्य के इतिहास में शामिल करने का प्रश्न इसलिए सरल नहीं है कि देखिए, एक तो जो लोक साहित्य की प्रकृति है कि उसका स्वरूप स्थिर नहीं रहता, उसमें निरंतर कुछ न कुछ जुड़ता जाता है, वह निरंतर विकसित होता जाता है।
तो ऐसा साहित्य जो निरंतर विकसनशील हो, निरंतर अपना स्वरूप बदल रहा हो, उसके किस स्वरूप को आप अंतिम सत्य मानकर इतिहास में अंकित करेंगे? किस स्वरूप को आप आखिरी सच मानेंगे? इतिहास के किसी एक बिंदु पर आप रुक नहीं सकते, और जो चीजें निरंतर विकसित हो रही, कोई एक लोकगीत है, उसका स्वरूप निरंतर बदलता जा रहा है। कबीर के पदों को इतने तरह से लोग अपने भीतर समा चुका है और उसकी प्रस्तुति कर रहा है, उसके किस स्वरूप को आप अंतिम मानकर इतिहास में उसको जगह देंगे? इसलिए लोक साहित्य की जो विशेषताएं हैं, वे ही सारी विशेषताएं साहित्य इतिहास लेखन के क्रम में लोक साहित्य संबंधी सीमाएं भी बन जाती हैं। एक तो लोक साहित्य का रचना समय ज्ञात नहीं है, उसके रचनाकार ज्ञात नहीं है, वह एक सामूहिक रचनाशीलता से उत्पन्न होता है। मौखिक होने के कारण उस साहित्य का कोई एक निश्चित पाठ नहीं है, लिपिबद्ध नहीं है वह, और मैंने अभी बताया कि वह हमेशा नया नया होता चलता है, उसका हर पाठ कुछ न कुछ नया जोड़ता चलता है। अब साहित्य का इतिहास एक अनुशासन के रूप में, मैंने पहले कहा कि वह खाता बही नहीं है कि केवल वहां सूचनाएं होंगी, वह एक तरह से साहित्यिक मानदंडों का भी निर्धारण करता है। ऐसे सारे इतिहास जो साहित्यिक मानदंडों का निर्धारण करने में विफल रहे हैं, उनको रामचंद्र शुक्ल ने इतिवृत्त संग्रह कहा है। वह इतिहास नहीं है, क्योंकि इतिहास का ही यह काम है कि वह इतिहास लेखन के क्रम में ही साहित्यिक मानदंडों का भी निर्धारण करे। विपुल जो बिखरा हुआ साहित्य है, उसमें से महत्वपूर्ण का चुनाव करे, तो वह चुनाव ही उस मानदंड पर होगा। आप एक मानदंड बनाएंगे और अपने बनाए हुए मानदंड के आधार पर साहित्य को चुनेंगे। तो मानदंडों का निर्धारण यह सबसे बड़ा दायित्व है साहित्य इतिहास लेखक का। अब यदि साहित्य के इतिहास में शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य की जगह को लेकर संशय है, विवाद है, समस्या है, तो उस समस्या की एक बड़ी पृष्ठभूमि साहित्य के इतिहास में जो क्रम है, जो लेखन का उसका ढांचा विकसित हुआ है, उसमें उन्हीं रचनाओं को जगह मिलेगी जिसे साहित्य या शिष्ट साहित्य समझा जाएगा, और जो साहित्य माने जाने के मानदंडों या साहित्यिक प्रतिमानों के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएगा। तो किसी भी साहित्य लेखन इतिहास लेखन मात्र की प्रकृति वर्चस्वशाली होती है। जो लिख रहा है उसकी भूमिका वर्चस्वशाली की भूमिका है। वह जो मानदंड बनाएगा, उस मानदंड के निर्धारण में भी जो समाज का वर्चस्वशाली शिष्ट वर्ग है, उसकी अभिरुचियां भारी पड़ती हैं विभिन्न कारणों से, और कुछ कारणों की चर्चा अभी मैंने की है। उस शिष्ट लेकिन वर्चस्वशाली वर्ग का रवैया लोक साहित्य के प्रति उदार नहीं रहा है। यही कारण है कि साहित्य के इतिहासों में लोक साहित्य लगभग बाहर ही रहे। लेकिन आप ध्यान दें, और इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए, कि हिंदी साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ या मानक इतिहास ग्रंथ हमारे बीच हैं, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, उसने लोक साहित्य और लोक साहित्य की
निर्माणकारी भूमिका को ओझल नहीं होने दिया। रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा कि जिसको हम सामान्य भारतीय हृदय कहते हैं, उस सामान्य भारतीय हृदय को पहचानने के लिए जो पुराने चले आते हुए ग्राम्य गीत हैं उनको पहचानना होगा। यानी केवल जो शिष्ट साहित्य है, केवल शिक्षित समुदाय द्वारा प्रवर्तित काव्य परंपरा का अनुशीलन ही साहित्य के इतिहास लेखन के लिए पर्याप्त नहीं है। लोक साहित्य की तरफ दृष्टि देना जरूरी है। इसलिए आप पाएंगे कि वो बढ़ते कैसे हैं। उन्होंने कहा कि जो विद्यापति के गीत हैं, और ध्यान यह भी रहे कि वहीं से उन्होंने हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ माना है। उन्होंने कहा कि विद्यापति के गीतों के पीछे लोक गीतों की प्रेरणा है, जो स्त्रियों के बीच चली आती हुई बहुत पुराने समय से चले आते हुए गीत थे। उन्होंने कहा कि इनके गीत उन्हीं स्त्रियों के गीतों का साहित्यिक रूप है। सूरदास की चर्चा के क्रम में उन्होंने कहा कि जो सूर सागर है वह भी ऐसा लगता है कि कोई किसी मौखिक गीत काव्य परंपरा का ही चरम विकास है। पूर्ण विकास किस चीज का? मौखिक काव्य परंपरा का। साहित्यिक रूप किस चीज का? स्त्रियों के कंठ में बसे उन ग्राम्य गीतों का, लोक गीतों का। तो यानी शिष्ट साहित्य का आधार कहाँ है, उसकी प्रेरणा भूमि कहाँ है? लोक साहित्य में। उन्होंने यह कहा कि जो पद्मावत है जायसी का, वह अवधि में ऐसा प्रतीत होता है कि जो कथा तत्व है, कहानी के या 12 मासा जैसा काव्य रूप जिसको जायसी ने व्यवहृत किया है, उसके आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यह कहानी के अवध क्षेत्र में प्रचलित सूक्ष्म तत्वों की कल्पना का विकास है। और आप पाते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन की इस स्पष्ट समझ का ही प्रभाव, अभी नाम ले रहे थे रामनरेश त्रिपाठी का शैलेंद्र जी, राहुल सांकृत्यायन, वासुदेव शरण अग्रवाल, बनारसी दास चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी आदि पर पड़ता है। और खोज शुरू होती है ग्राम्य गीतों की बड़े पैमाने पर, और वो सारी चीजें बाद में सामने आती गई। इन सब लोगों ने साहित्य के इतिहास के पूरक के रूप में जनपदीय स्रोतों की ओर बार बार ध्यान आकृष्ट किया है, और यह बताया है कि जो साहित्य का इतिहास है वह शिष्टता के अतिशय भार से दबा हुआ है। उसमें लोक का प्रवेश, लोक की उपस्थिति की ओर दृष्टि का सन्निवेश बहुत जरूरी है। यह पूरा प्रकल्प अभी पूरा नहीं हुआ है। जिस तरह से नवजागरण का प्रकल्प पूरा नहीं हुआ, उसी तरह से शिष्ट साहित्य में निहित लोक साहित्य के तत्वों के सन्निवेश की हमारी दृष्टि अभी उस जगह नहीं पहुंची है जिस जगह पहुंचकर साहित्य के इतिहास का एक मुकम्मल व्यवस्थित स्वरूप सामने आ सके। मैंने आरंभ में ही कहा था कि ये सारी एक समस्या के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं, और इन समस्याओं पर विचार करना, उसका कोई निराकरण ढूंढ सकने में असफलता बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस समस्या पर विचार करना ही उसके निराकरण की दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम है। और इस दिशा में हम सब लोगों को सोचना विचारना चाहिए। 6:01 हो गए हैं, और मैं समझता हूँ इस बिंदु पर ही आज मैं अपने व्याख्यान को मुझे अपने व्याख्यान को रोक देना चाहिए।
बातें अधूरी हैं, वैसे पूरी भी कब हो पाती हैं। सृष्टि के विकास का क्रम, विचार का क्रम कभी पूरा नहीं होता। बहरहाल और बातें फिर कभी अवसर मिलेगा तो आपके साथ बांटने की चेष्टा करूंगा। आप सब ने मेरी बातें सुनी। गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के आयोजकों ने मुझे यह अवसर दिया कि आज की इस संध्या में आप सबके बीच उपस्थित रहूं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस मौके पर आप सबके बीच अपने को पाकर। मैं देख पा रहा हूँ हमारे कई सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक जी हैं, डॉक्टर रवि हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और आज के लिए इतना ही। आप जी सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर। 1 घंटे लगभग हो रहे हैं और अभी मन कर रहा था कि आपको लगातार सुनते जाएं, क्योंकि ये विषय ही इतना महत्वपूर्ण है और आपका जो अध्ययन और चिंतन है वो लोक और शास्त्र का पारस्परिक संबंध, और लोग किस तरह से, लोक और शास्त्र किस तरह से आवाजाही करते हैं, और जिसको हम शिष्ट साहित्य कहते हैं उसमें लोक तत्व का कितना अभिनिवेश है, यानी उसको अलग कर देना तो ऐसी कोई प्रविधि नहीं है और वो संभव भी नहीं है। वो किस तरह से लोक तत्व, लोक साहित्य किस तरह से शास्त्रीय साहित्य में बदलता है, और जिसको हम शास्त्रीय शिष्ट साहित्य कहते हैं वो किस तरह खुराक लेता है लोक से। अब ढेर सारी बातें आपने आज के अपने वक्तव्य में प्रस्तुत की हैं। आपने एक बात कही, मैं यहीं से थोड़ा बातचीत का क्रम आगे बढ़ाना चाहता हूं। लोक साहित्य को हिंदी साहित्य न कहें बल्कि साहित्य इतिहास लेखन में लोक साहित्य को शामिल करने की जो मुश्किलें हैं उसमें आपने कहा कि एक तो उन रचनाकारों का ये नहीं पता होता कि वो किसने लिखा है, समय ज्ञात नहीं होता है, और इसके साथ ही साथ कि उसके जो पाठ हैं वो लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। तो यह एक साहित्य इतिहास लेखक के सामने एक बड़ी कठिनाई है कि वो अपना दृष्टिकोण कैसे निर्मित करे, वो किस प्रविधि का इस्तेमाल करे कि जिससे लोक साहित्य भी समाविष्ट हो सके। पहले तो उसके संग्रह की ही कठिनाई है, बहुत कम प्रयास हुआ। वो गांव गांव में घूम करके, और राम नरेश त्रिपाठी जी जैसा जो है, और जो शोध करता हूं इस तरह के कि जो बिखरी हुई चीजें हैं उनको वो इकट्ठा करें। फिर आप तो सर ने शुरू में ही कहा था कि उस स्थान से है जहां से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाना शुरू होता है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा का वो जो कार्य था संकलन का, अगर सामग्री संकलन ना हुआ होता तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल उस इतिहास को, जिसको हम पहला व्यवस्थित इतिहास कहते हैं, वो ही नहीं जा सकता था। तो ये क्या माना जाए कि ये जो लोक साहित्य है, जैसे हम लोक साहित्य कहते हैं, जो बिखरा हुआ है, लोगों के जुबान में, कंठ में बिखरा हुआ है, और जिससे खुराक तो हर कालखंड का साहित्य लेता रहा है। आपने ये भी बताया कि अज्ञेय की जो बहुत शास्त्रीय कविता मानी जाती है वहां भी लोक किस तरह से है ही, वो तो जो ध्वनियां हैं, बाद की जो छवियां हैं वो सब मौजूद है। अमीर खुसरो की पूरी जितने हैं सब वो लोक से ही लिया हुआ है, या विद्यापति का है या भक्ति काल का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोक साहित्य में जो है चीजें, उसको हिंदी साहित्य का इतिहास का हिस्सा, हिंदी के संदर्भ में ही अगर बात करें तो उसे इसका हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, या इसको यह चुनौती है, बनाया जाना चाहिए। एक एक तो ये मैं जानना चाहता हूं कि मुश्किलें हैं पर उसे शामिल किया जाना चाहिए या इसको ऐसे चलने देना चाहिए। जी जी,
मैंने अभी अपने व्याख्यान में भी इसका संकेत किया था, विस्तार का अवसर नहीं। साहित्य के इतिहास में लोक साहित्य को शामिल करने का संदर्भ यह है कि उस साहित्य के निर्माण में लोक साहित्य की भूमिका को रेखांकित किया जाए। यह नहीं कि साहित्य का इतिहास आप लिख रहे हैं तो उसमें लोक साहित्य का विवरण भी आप भरते जाएं, लेकिन उस साहित्य के निर्माण की पृष्ठभूमि में, साहित्य के निर्माण की प्रेरणा के रूप में, या उस शिष्ट साहित्य के स्वरूप परिवर्तन में, उसके भाषा परिवर्तन में, उसकी भाषा के विकास में, उसके विषय वस्तु के वैविध्य में लोक जीवन किस तरह से उपस्थित है, उसकी तरफ आप ध्यान दिलाएं और अपने साहित्य के प्रतिमान के निर्धारण में उन तत्वों का भी सन्निवेश करें। इस दृष्टि से जब साहित्य का इतिहास निर्मित होगा तब वह शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य के अलग अलग साहित्य रूपों पर वहां बात नहीं होगी, बल्कि बात नहीं होगी, वहां वे दोनों पूरक का काम करेंगे। एक भाषा के रूप में भी लोक भाषाओं की व्याप्ति है और साहित्य के रूप में भी लोक साहित्य से शिष्ट साहित्य को बल मिलता है। इस बल मिल किस रूप में रहा है, वह दृष्टिकोण सामने आना चाहिए, वह परिचय मिलना चाहिए साहित्य के इतिहास के पाठकों को, उसकी समझ में यह बात जानी चाहिए। तो यह प्रसंग लगभग ओझल रहा है, उस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। मेरा आशय यह था इस प्रसंग में। जी जी जी, धन्यवाद। तो जिज्ञासा या प्रश्न सत्र को मैं यहीं से प्रारंभ करता हूं। जो भी प्रतिभागी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय विवेक सिंह भाई जो है जुड़े हुए हैं, देख रहा हूं, तो स्मृति ताजा हो गई है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। तो और जो भी प्रतिभागी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं सर नमस्कार। प्रस्तुत विषय से संबंधित। जी जी सर, कभी कभी कहा जाता है कि साहित्य तो साहित्य होता है, वो लोक या शिष्ट नहीं होता है, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? होना यही चाहिए ऐसा बंटवारा। देखिए, कोई भी बंटवारा हम आप अपनी सुविधा के लिए करते हैं, क्योंकि बिना बंटवारा के बातचीत, अध्ययन, अध्यापन, दृष्टि निर्धारण, तर्क वितर्क और चीजों का सुचिंतित विचार क्रम वह संभव नहीं हो पाता। तो हम अपनी सुविधा के लिए चीजों को खानों में बांट कर देखते हैं। आदर्श स्थिति तो वह है जिसमें बंटवारा न हो, लेकिन बिना बंटवारा के समझदारी विकसित नहीं होती। आदर्श स्थिति वह है जिसमें हम समूचे हिंदी साहित्य के इतिहास को एक करके देखें, लेकिन वह समझने में मुश्किल है। तो अपनी समझदारी के लिए हम उसको कालखंडों में बांटते हैं। वह बांटना अनिवार्यता नहीं, उसको अलग अलग नाम देते हैं। नाम देना अनिवार्यता नहीं, लेकिन उस नाम देने से और उस कालखंड के बंटवारा से साहित्य के निर्माण, साहित्य के विकास और साहित्य के स्वरूप परिवर्तन की क्रम श्रृंखला वह स्पष्ट होती है। तो ये हमारी और आपकी जरूरत है। मेरा इस बहुत संदर्भ में यही कहना था। जी सर, एक प्रश्न और था कि जैसे मैं भी गांव जाती हूँ, तो जहां भी जाती हूँ तो दादी नानी से जो लोकगीत सुनती हूँ या पूछती हूँ, और वर्तमान पीढ़ी जो वो गीत का स्वरूप है उसमें बहुत जैसे फिल्मी गीत या सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव पड़ रहा है, तो वो जो मूल भाव था वो लोकगीतों का बदलता जा रहा है। अब मान लीजिए कि एक पीढ़ी समाप्त हो गई, उसके साथ उसकी वाचिक परंपरा समाप्त हो गई, तो नई पीढ़ी ने जो स्वरूप परिवर्तित किया है, तो फिर हम किससे जाने कि कौन सा सही है या किसे हम ग्रहण करें? इसीलिए लोक संग्रह बहुत जरूरी है। उन गीतों का संकलन जो काम शुरू किया था एक समय में रामनेश त्रिपाठी ने, वह काम रुक सा गया है। ऐसा संकलन करने वाले लोग अब नहीं हैं। इसलिए नहीं है कि उन गीतों को गाने वाले लोगों की वह पीढ़ी भी अब नहीं है।
एक कंठ से दूसरा कंठ पहुंचता हुआ वो सारे गीत भी अपने मूल से बहुत दूर पहुंच से गए। जिन लोकगीतों के जिस रूप तक हमारी पहुंच है, हम उस रूप को आज भी यदि बचा सके तो भी वह बचा हुआ बहुत काम का होगा। यदि हम आज भी उसको और अधिक विरूपित होने से बचा सके, संरक्षित कर सके, जितना लोक बच पाया है उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी, जिनकी समझदारी है उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो यदि आप समझ रही हैं कि ऐसा हुआ है तो ऐसा और न हो, इसके लिए प्रयत्न भी हमें ही करने होंगे, आपको ही करने होंगे। तो अपने जिन कंठों से वे सारे गीत सुने हैं, यदि संभव हो तो उन गीतों को लिपिबद्ध करके और लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करें। यह हमारा ही दायित्व है। धन्यवाद सर। तिवारी जी। नमस्ते सर। सर प्रश्न है, मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। जी सर। सर प्रायः यह कहा जाता है कि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनका निर्माण संस्कृत से हुआ है। क्या यह संभव नहीं है कि सभी भाषाओं के मिलने से संस्कृत का निर्माण हुआ हो? जितनी भी बोलियां हैं हमारे यहाँ, जो लोक भाषाएं हैं, उसके मिलने से संस्कृत का निर्माण हुआ हो? या संस्कृत शब्द, सोनू जी, संस्कृत शब्द ही यह बताता है कि उसके पहले भी कोई भाषा रही होगी जिसका संस्कार करके उसे ऐसा रूप दिया गया है। संस्कृत मतलब संस्कार, संस्कारित किया हुआ। और कोई न कोई ऐसी भाषा जरूर रही होगी इस संस्कृत के समानांतर, इसके पहले, जिसका प्रयोग बोलचाल की भाषा के रूप में किया जाता रहा होगा। क्योंकि भाषाओं का विकास क्रम यह बताता है कि जिस भाषा का प्रयोग हम बोलचाल में करते हैं, उसी समय उसी भाषा में साहित्य नहीं लिखा जाता, उसका विकास थोड़े बाद में होता है। और फिर वह साहित्यिक भाषा रूढ़ होती जाती है तो नए तरीके से एक नई भाषा का जन्म होता है, ग्राम्य भाषा से शब्द लेते हैं। तो संस्कृत शब्द ही यह बताता है कि उसके पहले भी एक लौकिक भाषा का अस्तित्व रहा होगा। इसलिए आप बिल्कुल ठीक संकेत कर रहे हैं, उसमें कोई शंका नहीं। लेकिन चूंकि सबसे पुराना लिखा हुआ रूप वह मिलता है, यही तो विवाद है कि जो लिखा हुआ मिलता है वह सबसे पुराना नहीं है। तो जब जो सबसे पुराना है, जो उस लिखे हुए का भी आधार है, उसकी समझदारी विकसित होनी चाहिए। तिवारी जी, जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। प्रभात मिश्र जी, नमस्कार। नमस्ते। मैं मंजुनाथ, दक्षिण से, कर्नाटक से। मेरा सवाल तो नहीं है, सवाल का जवाब सभी जानते हैं, सवाल क्यों उठाते हैं यह भी सभी जानते हैं। जिज्ञासा यह है कि अक्सर ये जो साहित्य का इतिहास लिखा जाता है, हिंदी भाषा या साहित्य का इतिहास लिखा जाता है, उस संदर्भ में हिंदीतर जो भाषा के या हिंदीतर क्षेत्रों में जो साहित्य लिखा जाता है उसको साहित्य के इतिहास में जोड़ा नहीं जाता है, या सब लोगों की मतलब विचार यह है। तो इसका कुछ कारण है या बस ऐसे ही नजरअंदाज किया जाता है? आपसे कुछ मतलब अपना विचार में जानना चाहता हूँ। बहुत बहुत सही प्रश्न किया आपने। मैंने संकेत भी किया था कि खास करके जो दक्षिण भारतीय इलाके हैं उनमें बहुत विशाल साहित्य रचा गया है हिंदी भाषा में। लेकिन जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास, इस विषय की सीमाबद्धता देखते हैं तो उसमें केवल दक्षिण भारत के लेखकों का रचा गया हिंदी साहित्य ही नहीं है, ऐसा नहीं है।
एक बहुत बड़ा साहित्य है जो अनुवादों के माध्यम से सामने आया है, वह नहीं है। एक बहुत विशाल साहित्य है जो विदेशों में रहने वाले हिंदी साहित्य के लेखकों द्वारा रचा गया है, वह नहीं है। बहुत दिनों तक तो यह चिंता थी कि एक विशाल साहित्य जो स्त्रियों का रचा गया है वह हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं। और सुमन राजे लगातार इस विषय पर लिखती रहीं, उनकी चिंता भी सामने आई। एक विशाल साहित्य है जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था, छपा था, लेकिन उनको स्वतंत्रता नहीं थी कि पाठकों तक पहुंचे। तो ऐसा प्रतिबंधित साहित्य आज भी हिंदी साहित्य के इतिहासों में शामिल नहीं। एक विशाल साहित्य वह है जो जिसे हम ज्ञान का साहित्य कहते हैं, वो समाज विज्ञान में है, अर्थशास्त्र में है, साहित्य के समाज शास्त्र में है। उन सब को समेटना कैसे, यह एक चुनौती है। और इस चुनौती का तत्काल कोई समाधान तो मेरे पास नहीं है मंजुनाथ जी, लेकिन ये सारी समस्याएं साहित्य के इतिहास लेखन के सम्मुख विकराल होकर खड़ी है। आखिर साहित्य के का यह जो इतना व्यापक विस्तार है, जितना व्यापक दलित साहित्य लिखा गया है, आदिवासियों का साहित्य लिखा गया है, स्त्रियों का साहित्य लिखा गया है, पर्यावरण विषयक साहित्य लिखा गया है, डायस्पोरा जो भारत का इतना विशाल है उससे जुड़ा हुआ साहित्य है, इन सब को एक साहित्य के इतिहास के जिल्द में हम समेट नहीं सकते। तो उसकी कोई संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए। अपने जमाने में नागरिक प्रचारणी सभा ने 16 खंडों में हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास तैयार कराया। आज कोई ऐसी संस्था दिख नहीं रही है। जो इतने सारे खंडों को तो छोड़ दीजिए, आज तक के हिंदी साहित्य के इसी इतिहास, इसी क्रम को यदि आगे बढ़ाकर सामने ले आ सके, किसकी ओर आंखें उठाएं, कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। तो यह समस्या केवल ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत के लेखकों के साथ है, उनके साथ चूंकि इसलिए यह बात खलती है, मुझे व्यक्तिगत रूप से खलती है कि हिंदी नवजागरण के प्रसंग में भी महाराष्ट्र तक हम पहुंचते हैं, बंगाल से शुरू करते हैं, बंगाल का नवजागरण और महाराष्ट्र के नवजागरण जिसमें दलित चिंतन का एक कोण जुड़ता है। लेकिन समूचे दक्षिण भारत में जो नवजागरण की प्रक्रिया थी, आंध्र से लेकर सुदूर केरल, तमिलनाडु, रामेश्वरम तक, वह सामने नहीं आ पाती। उसे सामने आना चाहिए था। इस ओर बहुत सारे दक्षिण के लेखकों ने ध्यान दिलाया है, मैं अवगत हूं उस सारे प्रसंग से। तो निष्कर्ष रूप में केवल इतना कहूंगा कि इसके पीछे जानबूझकर अवहेलना की गई हो ऐसा नहीं है। वह सूचना न होने, प्रामाणिक सूचना न होने, या एक भाषिक दूरी, अनुवाद के माध्यम से जो भाषिक दूरी है कि जो साहित्य छपा गया है, क्योंकि उसके छपने का स्थान दूरस्थ है, उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ऐसी छोटी छोटी समस्या, मैं नहीं कहता कि ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिनका निराकरण नहीं किया जा सकता था, लेकिन इन समस्याओं को दूर करके मुकम्मल इतिहास लेखन की चिंता तो हम प्रकट कर ही सकते हैं, क्योंकि चिंता के बाद ही उस चिंता के निराकरण की दिशा में बढ़ना संभव होगा। तो इस प्रसंग में मैं तो इतना ही कह पाऊंगा अभी। जी जी धन्यवाद। और कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा किसी मित्र की? हेलो सर। अगर है तो नमस्ते सर। जी सर जयवीर सिंह बोल रहा हूँ पुणे से। सर जो लोक साहित्य की बात आपने की है, लोकगीत जो हमारे गांव में होया करते थे, आज लगभग धरातल पर तो समाप्त हो रहे हैं। आने वाली पीढ़ी जो अभी की वर्तमान पीढ़ी है, युवा है, वो इसको पसंद नहीं करते। जैसे अभी किसान यूनियन का जो कार्यक्रम चल रहा था दिल्ली में महीनों भर, वहां पर वो लोकगीत और वो थोड़ा बहुत वहाँ प्रभाव था अभी तक,
जो पुराने थे वो कहते थे। तो सर मेरा सवाल ये है कि ये आने वाले दिनों में क्या लगभग समाप्त नहीं हो जाएगा? हर नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की यही चिंता होती है, ये सब समाप्त नहीं होंगे, इनका स्वरूप बदलता है, समय बदलता है तो हम और आप भी बदलते हैं, हमारा आपका सोचना भी बदलता है, हमारी रुचियां अभिरुचियां भी बदलती हैं। तो हम यह क्यों मान करके चलें कि हमारे जो गीत हैं वे भी वैसे ही रहेंगे, उनमें भी बदलाव होगा लेकिन समाप्त नहीं होंगे। लोक में इतनी शक्ति है कि वह समाप्त नहीं, लोक का कुछ भी समाप्त नहीं होता, उसमें निरंतरता होती है, उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन उसका कोई भी सिरा छूटता नहीं, रुकता नहीं है। तो यह चिंता है लोगों की, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो लोक जीवन के विभिन्न संदर्भों को, लोकगीतों को, लोक के सारे सकारात्मक पहलुओं को सामने ले आ पा रहे हैं। ऐसी किताबें आ रही हैं, जनपदीय अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, भाषाओं की व्याप्ति, और अब तो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में अनिवार्य रूप से लोक साहित्य शामिल है। तो किसी न किसी रूप में यह चिंता सब लोगों की है, इस ओर ध्यान भी जा रहा है, शासन सत्ता भी धीरे धीरे इस ओर ध्यान देगी और व्यवस्था बदलेगी, लोग अपनी शक्ति से ही फिर खड़ा हो जाएगा, तो इसी उम्मीद को सामने रखते हैं। और किसी प्रतिभागी मित्र के कोई अगर प्रश्न है तो आप सादर आमंत्रित है, पूछ सकते हैं अपना माइक्रोफोन ऑन करके। लोग बाद में भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं अपने प्रश्नों के साथ जी। जरूरी नहीं कि आज ही मैं उपलब्ध हूँ, इस पेशे में हूँ तो प्रश्नों का उत्तर देना तो मेरा काम जी, अच्छी बात कही आपने। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आगे चलते हैं, और जैसा कि आपने आश्वासन दिया है तो अब BHU में आप हिंदी विभाग में हैं, तो आप में से जो लोग इससे विशेष रुचि रखते हो तो आप से संपर्क कर सकते हैं। तो इस गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के 108वें महत्वपूर्ण व्याख्यान में, जो कि साहित्य इतिहास में लोक भाषा और लोक साहित्य विषय पर केंद्रित था, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई। और चूंकि रिकॉर्डिंग हुई है तो इसे बाद में स्थिर भाव से भी सुना जा सकेगा, और सूत्र रूप में, चूंकि ये विषय बहुत बड़ा है, सूत्र रूप में आपने लगभग 1 घंटे में बहुत ढेर सारी बातें कही हैं। हम अपने मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी, जो पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और हमारे सहयात्री हैं, मिलकर के हम लोग इस अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहे हैं। और कर्नाटक राज्य में जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ है उसके भी अध्यक्ष हैं आप। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि धन्यवाद ज्ञापन करके वो आज इस कार्यक्रम को समाहार की तरफ ले चले। डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद तिवारी जी, मुझे धन्यवाद देने हेतु अवसर देने के लिए। मित्रों, आप सभी जानते हैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला का यह, जिसके हमारे मित्र ने बताया, 108वां व्याख्यान है। और इस व्याख्यान में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के हमारे सामने उपस्थित हुए थे डॉक्टर प्रभात मिश्र जी, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी भाग के प्राचार्य हैं। और इनका आज का विषय रहा साहित्य इतिहास में लोक भाषा एवं लोक साहित्य। साहित्य इतिहास में लोक भाषा और लोक साहित्य इनका विषय रहा। इन्होंने साहित्य लेखन के संदर्भ में जो लोक भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, उसका जिस प्रकार हमें
उपयोग करना चाहिए और उसके साथ साथ लोक साहित्य को भी जिस प्रकार महत्व देना चाहिए और हम इस दृष्टि से हम आगे जिस हद तक बढ़ पाए हैं या बढ़ना चाहिए या इस दृष्टि में हमें काम करना चाहिए, इन सभी विषयों के संबंध में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सामने प्रस्तुत की। इसके साथ ही जो जितने भी साथी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे उन सभी कुछ लोगों की शंकाएं जो थी या जो प्रश्न जो थे उन सभी का आपने समाधान किया। मैं अपने गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजन मंडल की ओर से और हमारे कॉलेज जो पॉम्पे कॉलेज ऐकड़ा मंगलूर कर्नाटक और श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय कॉलेज हिंदी प्राध्यापक संघ के सभी की ओर से मैं आपको हृदय से आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके साथ हमारे इस कार्यक्रम में बहुत से जो मित्र जुड़े हुए थे, जो हिंदी प्राध्यापक बंधु, शोधार्थी मित्र और हमारे जो साथी जो एक रिफ्रेशर कोर्स के साथी जो थे विवेक सिंह जी जुड़े हुए थे और भी बहुत से मित्र इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। इन सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपके बिना यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। लगातार 2 साल से यह कार्यक्रम चलाते आ रहे हैं। आज का व्याख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान रहा, 108वां व्याख्यान है। तो इस संदर्भ में जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए थे इन सभी का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ मेरे मित्र जयशंकर तिवारी जी जो इस उपक्रम में लगातार जुड़े रहते हैं और हमारा सहयोग देते रहते हैं, उनके जो परिवार वाले भी इनका सहयोग देते हैं, मैं इन सभी को धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ साथ हमारे कॉलेज के प्राचार्य और श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा वहाँ के प्राचार्य और वहाँ के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र, इन सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन हेतु आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जिस तरह से 2 साल से लगातार मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, तो ये हम लोग मिल करके कर पा रहे हैं। तो इस धन्यवाद ज्ञापन के इस क्रम में आगे बढ़ते हुए लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की पूर्व प्राचार्य आदरणीय वंदना सारस्वत मैडम भी जुड़ी हुई हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं और ये खास करके याद दिलाना चाहता हूं कि जब प्रारंभ हुआ था तो उनके समय में ये गंगा कावेरी व्याख्यान माला प्रारंभ हुई थी और आपने शुभकामना दी थी कि 108 मनके आप लोग माला 108 मनके की होती है तो आप लोग इसको करेंगे, ऐसी हमारी शुभकामना है। तो ये आपके शुभाशीष का ये फल है और सभी साथियों के प्रोत्साहन का ये फल है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और इसी के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय से ही बीएड विभाग में प्रोफेसर हैं संदीप श्रीवास्तव सर जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वो हमारे सभी व्याख्यान में नियमित जुड़ते हैं और इसी तरह से ढेर सारे लोग जो देश के अलग अलग हिस्से से, मदुरई से डॉक्टर भवानी जी जुड़ी हुई थी और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मैं क्षमा प्रार्थना के साथ मैं सभी के प्रति बहुत ही विनयान्वित हूँ कि आप लोग जुड़ते हैं तो हमें संबल मिलता है और इस कार्यक्रम को हम चला रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य मुनीर शर्मा जी जुड़े हुए हैं और मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, मैं सभी के प्रति बहुत बहुत आभार और प्रणाम करता हूँ। पूर्व प्राचार्य LVS कॉलेज की वंदना सारस्वत मैडम दिखाई पड़ रही हैं, कैमरा उन्होंने ऑन किया है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने जो आशीर्वाद दिया था वो आज फलीभूत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर सर।
और आपके मित्र डॉक्टर मंजुनाथ जी, आपके अथक प्रयासों से ये आसान काम नहीं है कि इस ज्ञान यज्ञ में पूरे 108 मनकों की माला आप लोगों की पूर्ण हुई। बहुत बड़ी बात है। 2 साल से अनवरत तमाम विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी आप लोगों ने इसको आज पूर्ण किया। ईश्वर ऐसे ही आपको आगे भी आप लोगों को अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा लक्ष्य प्राप्त हो, ईश्वर मदद करे उसमें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। प्रणाम मैडम। तो इसी के साथ समस्त विद्वज्जन, समस्त प्राध्यापक साथी, शोधार्थियों एवं प्रिय विद्यार्थियों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज के मुख्य वक्ता जिन्होंने अपना मूल्यवान समय दिया और जुड़ करके आज इस वैदुष्यपूर्ण वक्तव्य के लिए मैं उनके प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।